Today I am discussing about the most important chapter of science, class 9th, from which minimum 2 to 3 questions are asked in every exam. So it is most important. So let's start without wasting of time. Chapter number is 7. Chapter is motion. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको मैं खुद डिस्कस करूँगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं. In everyday life, we see some objects at rest and other in motion. Birds fly, fish swim, blood flow through veins and arteries, and car move. Atoms, molecules, planets, stars, and galaxies are all in motion. यहाँ पे बताया गया है कि जो कुछ भी हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, हमारे आसपास होता है, सभी वस्तुएं जो है या तो रेस्ट में है या मोशन में है. बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स जो है उड़ता है, फिश तैरता है, ब्लड जो है फ्लो करता है बॉडी के अंदर. ओके. थ्रू वेंस एंड आर्टरीज, वेंस के माध्यम से और आर्टरीज के माध्यम से. आर्टरीज जो बॉडी दोनों, आर्टरीज और वेंस दोनों अंदर ही होता है, लेकिन वेन के कंपेरेटिवली आर्टरीज जो है उससे ज़्यादा अंदर होता है. जो बाहर में आप थोड़ा सा हरा नस देखते हो उसे ही वेंस कहते हैं, जो अंदर रहता है उसे आर्टरीज कहते हैं. एंड कार मूव्स, कार जो दौड़ता है सभी क्या है, मोशन में है. एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन. जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स है, गैलेक्सी, सभी क्या है, मोशन में है, मतलब गति में है. वी ऑफ्टेन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम. हम सभी वस्तु को मोशन में कह सकते हैं जो कि एक निश्चित टाइम में वो एक जगह से दूसरे जगह पोजीशन को चेंज करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है. उसे हम क्या कहेंगे कि वह वस्तु, वह चीज़ें, वह व्यक्ति, एवरीथिंग वह मोशन में है. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees. What causes the phenomena of sunrise, sunset and changing of season? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कॉज हो सकता है ये जो सनराइज होता है, सनराइज मतलब सूर्य का उगना, सनसेट होता है मतलब सूर्य का डूबना, चेंजिंग ऑफ सीजन ये ऋतु जो होता है, बरसात ऋतु, गर्मी, बसंत, ये सभी जो ऋतु है जो चेंज होते रहते हैं, इसका क्या कारण है. इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, क्या यह अर्थ जो मोशन में है इसके कारण होता है. इट इज ट्रू, यह सत्य है. व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ. ओके. एन ऑब्जेक्ट में appear टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड stationary for some other. For the passenger in moving bus, the roadside tree appears to be moving backwards. A person standing on the road side perceives the bus along with the passenger as moving. However, a passenger inside the bus see his fellow passengers to be at rest. What do these observation indicates? आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो या बस में ट्रेवल करते हो तो आपने देखा होगा कि जिस डायरेक्शन में हम जाते हुए रहते हैं, तो यदि हम उस दिशा को छोड़ के यदि हम किसी बाहर यदि हम देखते हैं, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यदि बस में या ट्रेन में बैठा हूँ और बाहर यदि देखते हैं वृक्ष को या कुछ भी, कोई दुकान को या
XYZ किसी चीज़ को देखते हैं, तो यदि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो बाहर यदि देखते हैं तो लगता है कि वो वृक्ष पीछे भाग रहा है, ये घर पीछे भाग रहा है, ये दुकान पीछे भाग रहा है। एक्चुअली हम कोई भी चीज़ मोशन में है या नहीं, वह किसी को रेफरेंस दे के हम कह सकते हैं, किसी रेफरेंस पॉइंट को कंक्लूड करके, मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं यह वस्तु इससे मोशन में है। मेरे साथ जो यदि कोई पैसेंजर बैठा हुआ है और कोई मेरे साथ कोई भाई बैठा हुआ है या बहन बैठा हुआ है, तो मैं उसके कंपेरेटिवली मैं स्टैटिक में हूँ, मतलब स्थिर हूँ, मोशन में नहीं हूँ। लेकिन ट्रेन से बाहर जो कोई व्यक्ति बैठा है या खड़ा है, वो यदि मुझे देखेगा तो मुझे लगेगा, उसको लगेगा कि यह व्यक्ति जो है मोशन में है। तो मुझे जब भी मोशन की डिफिनेशन होती है तो हमेशा किसी को रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। ओके, फिनोमिना, व्हाट कॉज द फिनोमिना सनराइज सनसेट चेंजिंग द सीजन, इट इज ड्यू टू मोशन। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी सम अदर, फॉर द पैसेंजर इन मूविंग बस द रोड साइड ट्री अपियर्स टू बी मूविंग। जो बस के अंदर बैठा हुआ है आदमी, उसको लगता है कि रोड साइड जो ट्री है वो मूव कर रहा है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर एज मूविंग। जो व्यक्ति रोड साइड में खड़ा है या बैठा हुआ है, उसको लगता है कि ट्रेन में जो बैठा हुआ व्यक्ति पैसेंजर है वो मूव कर रहा है। However, a passenger inside the bus see his fellow passenger। उसके सामने जो बैठा हुआ है, यदि कोई भी व्यक्ति बस में बैठा हुआ है, उसके बगल में जो पैसेंजर बैठा हुआ है, फेलो पैसेंजर्स टू बी रेस्ट, उसके कंपेरेटिवली क्या है, वो व्यक्ति एक दूसरे से रेस्ट में है। व्हाट डू दिज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, यह जो ऑब्जर्वेशन है क्या इंडिकेट करता है, वही बताया गया है। मोस्ट मोशंस आर कम्प्लेक्स, मोस्टली जितने भी मोशन होते हैं, गति होते हैं, वो क्या है, एक कम्प्लेक्स प्रक्रिया, मतलब जटिल प्रक्रिया है। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, others may take a circular path, some may rotate, and a few others may vibrate. There may be situation involving a combination of these. Some objects may move in a straight line. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है स्ट्रेट लाइन में, मतलब सीधी रेखा में मूव करता है, वह मोशन में है। अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, कोई वृत्ताकार यदि घूम रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो वह भी मोशन में है। सम में रोटेट एंड फ्यू अदर्स में वाइब्रेट, कुछ जो है अपने अक्ष पे ही रोटेट करता है, तो कुछ अपने पॉइंट पे ही वाइब्रेट कर रहा है। देयर में बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दी, ये सब में क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। ये मोशन का सब में क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू describe the motion of object along a straight line. We shall also learn to express such motions through simple equation and graphs. Later, we shall discuss way of describing circular motion. Okay? Activity: discuss whether the walls of your classroom are at rest or in motion. Next activity: have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? Discuss and share your experience. Okay. Think and act. We sometimes are endangered by the motion of objects around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled, as observed in flooded river, a hurricane, or
a tsunami. On the other hand, controlled motion can be a service to human beings, such as in the generation of hydroelectric power. Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them? Okay. No, we will discuss about describing motion. Okay. We describe the location of an object by specifying a reference point. जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं वह मोशन में है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, किसी को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल. इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं. लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. किसी भी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में क्या है, स्कूल है. इन अ विलेज, एक विलेज में, एक गांव में. वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन. यहाँ पे मैंने क्या किया है, रेलवे स्टेशन को रेफरेंस मानते हुए स्कूल की पोजीशन को मैंने बताया है. इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट. इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज किया है. ओके, वी कुड हैव also chosen other reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. हम अपने सहूलियत के अनुसार किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ही हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हैं. वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट. इसके लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है. रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन. इस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे. ओके, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन along a straight line. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. हम एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं और स्टार्ट करते हैं जर्नी की शुरुआत, मतलब ओ पॉइंट से जर्नी करना है, मतलब यात्रा करना है, और ओ पॉइंट को क्या किए हैं, रेफरेंस पॉइंट लिए हैं. ओके, ओ व्हिच इज ट्रीटेड एज अ रेफरेंस पॉइंट. ओके, लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स. एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीच ए. यह ओ पॉइंट जो है ये पहले सी के पास पहुंचेगा, फिर उसके बाद बी के पास पहुंचेगा, फिर उसके बाद ए के पास पहुंचेगा. देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीच सी थ्रू बी. फिर यदि ए के पास गया है, फिर यदि ए से लौटेगा तो ये क्या करेगा, पहले बी से गुजरेगा, फिर उसके बाद सी आएगा. ओके, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी, दैट इज 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर इक्वल टू 95 किलोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई only the numerical value and note the direction of motion. There are certain quantities which are described by specifying only their numerical value.
The numerical value of a physical quantity is its magnitude. The numerical value of a physical quantity is its magnitude. ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है यह क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इट्स मैग्नीट्यूड यह परिमाण को बताता है, परिमाण, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट दैट डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ. दिस डिफरेंस विल give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through a. Okay. The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. सबसे कम दूरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शुरू से अंतिम तक के जो सबसे कम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर किया जाता है, मापा जाता है, कम से कम दूरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. किसी भी वस्तु का, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. कैन द मैग्नीट्यूड of the displacement be equal to the distance traveled by an object? Consider the example given in figure 7.1. For motion of the object O to A, the distance covered is 60 km and the magnitude of displacement is also 60 km. During its motion from O to A and back to B, the distance covered 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर इक्वल टू 85 किलोमीटर. ओके. while the magnitude of displacement is 35 kilometer. Thus the magnitude of displacement 35 kilometer is not equal to the path of 85 kilometer. Further we will notice that the magnitude of the displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding distance covered is not 0. If we consider the object to travel back to O, the final position coincides with the initial position and therefore the displacement is 0. However, the distance covered in this journey of is OA plus AO equal to 60 km plus 60 km equal to 120 km. Thus, two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time. Two different physical quantities. द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जितना दूरी होता है और डिस्प्लेसमेंट मतलब न्यूनतम दूरी, डिस्टेंस पूरा दूरी, डिस्प्लेसमेंट न्यूनतम दूरी, आर यूज टू डिस्क्राइब ओवरऑल मोशन. ये ओवरऑल जो भी हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल किया गया एक निश्चित टाइम पे, उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे. Overall motion of an object and locate its final position with reference to its initial position at a given time. एक निश्चित समय पे, एक टाइम में. Activity: take a meter scale and a long rope. Walk from one corner of a basketball court to its opposite corner along its sides. Measure the distance covered by you and magnitude of the displacement. What difference would you notice between the two in this car? Okay, here is a activity. Got it? Now next activity we will discuss. Activity:
automobiles are fitted with a device that show the distance traveled. Such a device is known as an odometer. ओडोमीटर जो होता है उसका काम होता है कोई भी ऑटोमोबाइल एक निश्चित दूरी क्या क्या है। ओडोमीटर का काम है बेसिकली डिस्टेंस जितना ट्रेवल्ड किया है उसको मेजर करना। सिंपल सी बात है। ओडोमीटर का एक इंस्ट्रूमेंट है जो जिसका काम क्या है, जो भी ऑटोमोबाइल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है उसको मेजर करना। यह क्या है, ओडोमीटर डिवाइस है, नॉन एज एन ओडोमीटर। Automobile are fitted with a device that show the distance traveled. Such a device is known as an odometer. A car is driven from Bhubaneswar to New Delhi. The difference between the final reading and the initial reading of the odometer is 1850 km. Find the magnitude of the displacement between Bhubaneswar and New Delhi by using the road map of India. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1 मिनट में समझाते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इसको हम 1 मिनट में समझते हैं। मान लीजिए ये O है और ये A है। यदि कोई भी कार O से ए तक जाती है, अभी जितने भी मैंने बात किया है यही इसमें बात बताया गया है। यदि ओ से ए जाती है, ओ से ए की तरफ गई और ए से फिर वह कार रिटर्न होके फिर ओ के पास पहुंच गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ 0 हो गया। लेकिन वहीं डिस्टेंस की बात कहा जाए तो ओ से ए तक जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर है। यहाँ पे दिखाया गया है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, सो ऑन 60 किलोमीटर। डिस्टेंस जो हो जाएगा ओ से ए तक 60 किलोमीटर और ए से ओ तक 60 किलोमीटर, मतलब 2 टाइम्स 60 किलोमीटर इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यदि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ए तक पहुंचा, फिर ए से फिर ओ के पास आ गया, तो 60 + 60 = 120 किलोमीटर ये कवर्ड किया है कार। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट की बात कहा जाए तो ओ से शुरू किया था, ए तक गया, फिर ओ के पास ही पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हो गया। यदि कोई कार ओ से स्टार्ट होता, ए तक पहुंचता, फिर ए से यहाँ बी तक रिटर्न हो जाता, फिर यहाँ पे यदि डिस्प्लेसमेंट की बात पूछा जाता तो क्या करते, इसका न्यूनतम दूरी जो है ओ से बी, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन वही डिस्टेंस की बात कहा जाए तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया कार, ये ए तक, फिर ए से बी तक, तो ये टोटल प्लस ये, इसको यदि ऐड कर देंगे यह डिस्टेंस हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है समझ गए होंगे। गॉट इट? नो वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 5 मिनट इन द फर्स्ट सेकेंड, 5 meter more in next second, 5 meter in the third second, and 5 meter in the fourth second. In this case, the object covers 5 meter in each second. As the object covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. यदि कोई कार या बाइक XYZ कुछ भी यदि निश्चित टाइम पे निश्चित दूरी को ट्रेवल करता है, यदि 5 किलोमीटर गया जिस स्पीड से,
मान लीजिए कि 100 किलोमीटर जाना है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल्ड करना है। यदि 5 किलोमीटर 10 के स्पीड से गया, फिर अगला 5 किलोमीटर भी वो 10 के स्पीड से ही गया, फिर अगला 5 किलोमीटर भी 10 के स्पीड से गया, मतलब 1 से लेके 100 तक हमेशा उसका जो है स्पीड कितना रहा, 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से ही। तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कहीं कहीं बीच बीच में रुका भी, तो फिर उसके बाद यदि स्पीड उसका सेम ही रहेगा, तो फिर उसके बाद वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। मतलब जितने भी इंटरवल हैं, मान लीजिए कि मुझे दिल्ली से पटना जाना है। यदि हम ट्रेन से जा रहे हैं तो बीच में जितने भी स्टॉपेज है, यदि डिस्टेंस बीच के सभी स्टॉपेज का बराबर है, मतलब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, मान लीजिए 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे स्टॉपेज है। यदि वह 100 किलोमीटर अगला 100 किलोमीटर अगला 100 किलोमीटर पटना तक जितना भी डिस्टेंस है, सबको यदि हम वो 100 किलोमीटर एक ही स्पीड से चला रहे हैं हर एक 100 किलोमीटर, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। लेकिन वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अर्थ क्या हो जाता है कि ये 100 किलोमीटर 50 के स्पीड से चल रहे हैं, अगला 100 किलोमीटर 70 के स्पीड से चलेंगे, फिर अगला 100 किलोमीटर 150 के स्पीड से चलेंगे। मतलब उसमें स्पीड जो है चेंज वेरिएबल होते रहे, मतलब चेंज होते रहेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। The time interval in this motion should be small in our day-to-day life. We come across motion where objects cover unequal distance in equal intervals of time. For example, when car is moving on a crowded street, or a person is jogging in park. These are some instances of non-uniform motion. यदि आप क्राउडेड एरिया में, मतलब भीड़ भाड़ जगह पे, क्राउडेड स्ट्रीट में भीड़ भाड़ जगह पे यदि आप कार वगैरह ड्राइव करते हैं, तो कार का स्पीड जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। एक स्पीड से आप नहीं चला पाओगे। कभी आप कार के स्पीड को बढ़ाओगे तो कभी कम करोगे, कभी बहुत धीरे करना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर नीचे जाएगा, स्पीड कम ज़्यादा होगा, उसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नो एक्टिविटी को देखते हैं। द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन टेबल 7.1. एग्जामाइन देम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये टेबल 7.1 में कुछ डेटा दिया गया है, तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम दिया हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, मतलब 10 का डिफरेंस है। लेकिन वहीं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर 12, 19, 23, तो इसमें कितना का डिफरेंस है, 12, 7, 19, 19, 5, 23, फिर उसके बाद 35 हो गया, फिर उसके बाद 37 हो गया, 2 का डिफरेंस हो गया, फिर 41 हो गया, फिर 44 हो गया। तो इधर यहाँ पे जो है बी वाला, ये इसमें डिफरेंस है, इसके डिस्टेंस में डिफरेंस है, लेकिन इसका इंटरवल जो है इक्विवेलेंट है। ओके, तो ये जो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 9:30 AM में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 9:45 AM में ये स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 10 बजे ये स्टार्ट हुआ। ये टाइम दे रखा है, गॉट इट।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। आप स्पीडोमीटर जानते होंगे, बाइक में या कार में स्पीडोमीटर भी रहता है, वो स्पीड को बताता है कि आपका गाड़ी का स्पीड, इंस्टेंट स्पीड को बताता हो, कितना स्पीड बढ़ा है कितना घटा है। तो स्पीडोमीटर का काम होता है स्पीड को मेजर करना, और ओडोमीटर का काम होता है डिस्टेंस को मेजर करना। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ओके, लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 7.2। इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर per hour in figure 7.2a, what does it mean? What do you understand from signboard in figure 7.2b? Different objects may take different amounts of time to cover a given distance. Some of them move fast and some move slowly. The rate at which object move can be different. Also, different objects can move at the same rate. Okay, one of the way of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred to as speed. The SI unit of speed is meter per second. SI यूनिट क्या होता है स्पीड का? मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड दोनों में मीटर एस के पावर -1 और m/s लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड का अदर यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एंड किलोमीटर पर आवर, और अलग इसका एक यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो इसको ध्यान रखना है। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? परिमाण। ओके, the speed of an object need not be constant. In most cases, object will be in non-uniform motion. आपने देखा होगा कि मोस्टली जो होता है, जो भी कुछ ट्रेवल्ड करता है वो नॉन यूनिफॉर्म करता है। मोस्टली, एक्सेप्शन का केस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। बिकॉज कहीं पे भीड़ रहता है, कभी कम भीड़ रहता है, कहीं बहुत खाली रहता है, तो उसी हिसाब से कोई भी गाड़ी या बस या ट्रक XYZ उसका स्पीड बढ़ता घटता है। तो स्पीड यदि उसका मेंटेन नहीं है तो उसे क्या हम कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, क्योंकि उसका स्पीड एक निश्चित इंटरवल में, मतलब निश्चित टाइम में वो वेरी कर रहा है। Therefore, we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed. इस तरह के बढ़ा हुआ घटा हुआ, मतलब किसी भी गाड़ी की स्पीड बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं, इस तरह के टर्म एंड कंडीशन जो होते हैं, उसी चीज़ को मेजर करने के लिए एक टर्म्स दिया गया है एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेनेड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। दैट इज एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होता है? कोई भी कार, बस या ट्रेन XYZ कुछ भी, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है और कितना टाइम में ट्रेवल किया है, टोटल टाइम टेकन, उसे ही हम क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड कहेंगे, कि उसका एवरेज स्पीड क्या हो सकता है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम t, देन इट्स स्पीड v इज v इक्वल टू
एस बाय टी। ओके, let us understand this by an example. A car travels a distance 100 किलोमीटर in 2 hour. कोई भी कार जो है 100 किलोमीटर 2 घंटा में ट्रेवल किया। इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। यदि 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है 2 घंटा में तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 2 घंटा में। ओके, द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 50 किलोमीटर पर आवर एक लिमिट, मतलब उसका हमेशा जो है यूनिफॉर्म में 50 किलोमीटर पर आवर चलाया है। ये इसका एवरेज स्पीड हो गया। हो सकता है 1 घंटा वो 40 के स्पीड में चलाया हो, फिर उसके बाद 60 के स्पीड में चलाया हो, मे बी। ऑल द टाइम द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। ओके, सम इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर। ओके, हो सकता है कभी फास्ट चलाया होगा। एंड सम टाइम स्लोअर देन दिस, हो सकता है कभी वो स्लो भी चलाया होगा। गॉट इट? यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मिनट इन 4 सेकेंड, 16 मीटर इन 4 सेकेंड। ओके, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। ओके, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? मतलब कोई भी कार या बस या XYZ पहले 16 मीटर जो है 4 सेकंड में तय किया, फिर उसके बाद 16 मीटर जो है 2 सेकंड में ही तय कर लिया। मतलब बाद में क्या किया, उसका स्पीड बढ़ गया, अगला 2 सेकंड स्पीड बढ़ गया। ओके, सॉल्यूशन। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 16 मीटर प्लस 16 मीटर बराबर 32 मीटर। ओके, टोटल टाइम टेकन 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इक्वल टू 6 सेकेंड। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अब यदि मुझे एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो 32/6 कर देंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। गोटी, तो यहाँ पे वही क्या गया है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो 32 मीटर/6 सेकेंड बराबर 5.33 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, नो वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड विद डायरेक्शन। अब इसके बारे में बात करेंगे, स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड के साथ उसका डायरेक्शन क्या है साथ में। ओके, the rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. The quantity that specifies both these aspects is called velocity. The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction. यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देंगे, मतलब एक निश्चित दिशा देंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑफ मोशन अलोंग विद स्पीड, और इसकी जो है गति के अकॉर्डिंग इसको स्पेसिफाई कर देंगे डायरेक्शन। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो उसको हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डिफिनिट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, एक निश्चित दिशा में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम वेलोसिटी कहेंगे, दिशा कहेंगे। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। तो वेलोसिटी किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वह यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है।
इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट इज स्पीड। यह उस ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज करेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन गति और दिशा दोनों पे निर्भर करेगा। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. Okay, it is calculated in the same way as we calculate average speed. In case the velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. That is, average velocity equal to initial velocity plus final velocity by 2। मैथमेटिकली टर्म्स में बोल सकते हैं VAB इक्वल टू U प्लस V बाय 2, where VAB is the average velocity, VAB क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी, U इज द इनिशियल वेलोसिटी, U को क्या कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और V इज द फाइनल वेलोसिटी। ओके, V is the final velocity of the object. Speed and velocity have the same units, that is meter per second और मीटर पर सेकेंड, मतलब ms पावर -1 और m पर सेकेंड। एक्टिविटी, मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और द स्कूल। इफ you consider that your average walking speed is 4 km per hour, estimate the distance of the bus stop or school from your house. Okay, activity, at a time when it is cloudy, there may be frequent thunder and lightning. The sound of thunder takes some time to reach you after you see the lightning. Can you answer why this happens? Measure this time interval using a digital wrist watch or a stopwatch. Calculate the distance of the nearest point of lightning. Speed of sound in air equal to 346 meter per second. Okay. No question is then some examples. Here example is, the odometer of a car reads 2000 km at a start, okay, of a trip and 2400 km at the end of the trip. कोई कार जो है उसमें ओडोमीटर को जब चेक किया गया तो पहले 2000 शो कर रहा था, लेकिन जहाँ पे ट्रिप ख़त्म हुआ वहाँ पे देखा गया तो 2400 किलोमीटर शो कर रहा था एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ओके, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बोल रहा है एवरेज स्पीड ज्ञात करने के लिए किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में। तो सॉल्यूशन हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ 2400 किलोमीटर फाइनल माइनस इनिशियल 2000 इक्वल टू 400 किलोमीटर ये ट्रेवल्ड किया है कार। टाइम इलैप्स्ड 8 आवर, टाइम कितना लग गया है 8 घंटा लग गया है। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो 400 बटे 8 हो जाएगा, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। ओके, वहीं पे यहाँ पे यदि मीटर प्रति सेकंड के निकालना है तो 50 किलोमीटर प्रति आवर ये किलोमीटर में निकला था, उसको किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करना है, तो 50 किलोमीटर इंटू 1000
से यदि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा बाय 1 किलोमीटर बराबर 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड होता है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 आवर बाय 3600 सेकेंड हो गया, तो इक्वल टू 13.9 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं यदि आवर में दिया हुआ है कोई भी चीज़, उसको यदि हम सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, तो 3600 से डिवाइड कर देंगे। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर प्रति आवर और 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक along द सेम स्टेट। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। ओके, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा in 1 minute equal to 180 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट इक्वल टू 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, जितना गया था उतना रिटर्न हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो 180 मीटर बटे 1 मिनट बराबर 180 मीटर बटे 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड, तो उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। वहीं एवरेज वेलोसिटी की बात किया जाए तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0, जितना गया था उतना रिटर्न हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और 60 सेकेंड, यदि सेकेंड में करना है तो 60 सेकेंड करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो इक्वल टू हो जाएगा 0 मीटर बाय 60 सेकेंड इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज स्पीड ऑफ उषा इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड हर एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, नो वी विल डिस्कस अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, during uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. In this case, the change in velocity of the object for any time interval is 0. Yes. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. Okay, it has different values at different instant and at different points of the path. Thus, the change in velocity of the object during any time intervals is not 0. Okay, can we now express the change in velocity of an object? Yes. To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration. Acceleration क्या होता है, त्वरण, उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। which is measure of the change in the velocity of an object per unit time, that is acceleration equal to त्वरण equal to change in velocity time taken. Okay, if the velocity of an object changes from an initial value u to the final value v in time t, the acceleration a is a equal to v minus u by t. एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। u क्या होता है, इनिशियल वैल्यू, v क्या होता है, फाइनल वैल्यू। ओके, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। ओके,
The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity, okay, and negative when it is opposite to the direction of velocity. मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा तो पॉजिटिव लेंगे इसका वैल्यू, एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, वहीं अपोजिट होगा तो इसका वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे. द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. एक निश्चित दूरी और निश्चित समय पे, निश्चित इंटरवल पे, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन. द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. यदि कोई वस्तु को फ्रीली, यदि किसी भी बॉडी को नीचे मूव कराते हैं, गिराते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ओके. ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट. ओके. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कार ट्रेवलिंग along a straight road increases its speed by unequal amounts in equal intervals of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration. यदि कोई कार को हम किसी रोड पे चलाते हैं, एक निश्चित टाइम पे, एक निश्चित स्पीड है, मतलब 1 घंटा 50 के स्पीड है, और फिर अगले 1 घंटा जो है 70 का स्पीड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे. ओके. एक्टिविटी. देन एग्जाम्पल. इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन इन विच ए एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बी एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, C. Acceleration is uniform. Okay. D. Acceleration is non-uniform. Okay. Can you identify one example each for the above type of motion? Okay. Example 7.4. Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. Okay. Solution. In the first case, initial velocity u equal to 0, final velocity 6 meter per second. Time taken t equal to 30 seconds. From equation 8.3 we have a equal to v minus u by t. Final velocity minus initial velocity by time. Okay, v minus u by t. Substituting the given value of u, v and t in the above equation, we get a equal to 6 meter per second minus 0 meter per second by 30 second equal to 0.2 meter per second square. In the second case, initial velocity u equal to 6 meter per second, final velocity v equal to 4 meter per second, time t equal to 5 second. Then a equal to 4 meter per second minus 6 meter per second by 5 second equal to minus 0.4 meter per second square. The acceleration of the bicycle in the first case is 0.2 meter per second square, and in the second case
it is minus 0.4 meter per second square. Okay, now we will discuss about graphical representation of motion. Graph provides a convenient method to present basic information about variety of events. For example, in the telecast of a one-day cricket match, vertical bar graphs show the run rate of a team in each over. As you have studied in mathematics, a straight line graph helps in solving a linear equation having two variables. Okay, yes. To describe the motion of an object, we can use line graphs. In this case, line graphs show dependency of one physical quantity such as distance or velocity on another quantity such as time. Okay. Next, distance time graph. The change in the position of an object. Distance time graph. The change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choice. In this graph, time is taken along the x-axis and distance is taken along the y-axis. Okay. Distance time graph can be employed under various conditions where objects move with uniform speed, non-uniform speed, remain at rest, etc. Okay. Here is a distance टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. ये हो गया डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे. वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड. दिस शो दैट द फिगर 7.3 डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. ओके. Distance traveled by the object is directly proportional to time taken. Thus, for uniform speed, a graph of distance traveled against time is a straight line as shown in figure. The portion OB of the graph shows that the distance is increasing at a uniform rate. Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed. If you take the magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis, okay, we can use the distance time graph to determine the speed of an object. To do so, consider a small part AB of the distance time graph shown in figure 7.3. Draw a line parallel to the x-axis from point A and another line parallel to the y-axis from point B. These two lines meet each other at point C to form a triangle ABC. Now on the graph, AC denotes the time interval T2 minus T1 while BC corresponds to the distance S2 minus S1. We can see from the graph that as the object moves from the point to B, it covers a distance S2 minus S1 in time T2 minus T1. The speed V of the object therefore can be represented as V equal to S2 minus S1 by T2 minus T1. We can also plot the distance time graph for accelerated motion. Table 7.2 show the distance traveled by a car in a time interval of 2 seconds. Okay. Here table 7.2 by a car
at regular time intervals. Time in seconds, distance in meters. 0, 0, 2, 1, 4, 4, 6, 9, 8, 16, 10, 25, 12, 36. Okay. Here, distance time graph for a car moving with non-uniform speed. ये डिस्टेंस y एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ ऐसे होगा. यूनिफॉर्म का सीधा होता था और नॉन यूनिफॉर्म का इस तरह से होगा. ओके, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म. ओके, ये हो गया यूनिफॉर्म. ओके, the distance time graph for the motion of the car is shown in figure 7.4. Note that the shape of this graph is different from the earlier distance time graph. Yes, figure 7.3. For uniform motion, the nature of this graph show non-linear. The nature of this graph. For uniform motion, the nature of this graph show non-linear variation of the distance traveled by the car with time. Thus, the graph show in 7.4 represents motion with non-uniform speed. Okay. Now, velocity time graph. The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph. In this graph, time is represented along the x-axis and the velocity. Here is a velocity time graph for uniform motion. Okay, ये velocity y axis पे, time x axis पे. Got it? Is represented along the y-axis. If the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time. It will be a straight line parallel to the x-axis. Okay. So the velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 km per hour. Okay. We know that the product of velocity and time give displacement of an object moving with uniform velocity. Yes. The area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement. To know the distance moved by the car between time t1 and t2 using figure 7.5, draw perpendiculars from the points corresponding to the time t1 and t2 on the graph. The velocity of 40 km per hour is represented by the height AC or BD, and the time t2 minus t1 is represented by the length AB. So the distance as moved by the car in time t2 minus t1 can be expressed as equal to AC CD equal to 40 km per hour t2 minus t1 h. 40 into t2 minus t1 into km. Area of the rectangle ABCD shaded area in figure 7.5. We can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. Consider a car being driven along a straight road for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver records its velocity after every 5 seconds by noting the reading of the speedometer of the car, the velocity of the car in km per hour as well as in meter per second at different instants of time is shown in table.
तो स्पीडोमीटर में जो स्पीड दिखाता है वो इंस्टेंट टाइम दिखाता है। द वेलोसिटी ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज इन मीटर पर सेकेंड एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर। ओके, गॉट इट। स्पीडोमीटर जो दिखाता है किसी कार में या बाइक में, स्पीड जो दिखाता है वो इंस्टेंट टाइम दिखाता है, इंस्टेंट टाइम का स्पीड दिखाता है। टेबल 7.3 वेलोसिटी ऑफ अ कार एट रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम वेलोसिटी ऑफ द कार मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर 0 0 0 5 2.5 9 10 5.0 18 so on. Okay, in this case the velocity time graph for the motion of the car is shown in figure 7.6. The nature of the graph show that velocity changes by equal amounts in equal intervals of time. Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. Here 7.6 velocity time graph for a moving car with uniform acceleration. Okay, you can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph. The area under the velocity time graph gives the distance magnitude of displacement moved by the car in a given interval of time. If the car would have been moving with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area ABCD under the graph figure 7.6. Since the magnitude of the velocity of the car is changing due to acceleration, the distance traveled by the car will be given by the area ABCDE under the velocity time graph. Okay, velocity time graph in figure 7.6. Okay, here is a figure, ये शेडेड एरिया हो गया। ओके, ये एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी और सॉरी ये एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। ओके, दैट इज स्पीड एस बराबर एरिया ऑफ ए बी सी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू ए बी इंटू बी सी प्लस 1/2 ए डी इंटू डी ई। In the case of non-uniformly accelerated motion, velocity time graph can be have any shape. Okay, velocity time graph, time velocity. Figure 7.7 velocity time graph of an object in non-uniform accelerated motion. Figure 7.7a show a velocity time graph that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time, while 7.7b show the velocity time graph representing the non-uniform variation of velocity of the object with time. Try to interpret this graph. Okay, activity. The times of arrival and departure of a train at three stations A, B and C, and the distance of stations B and C from station A are given in table 7.4. Okay, table 7.4 distance of station B and C from A and time of arrival and departure of the train. Station distance from A, time of arrival, time of departure. A station distance from A 0, time of arrival 8 o'clock, time of departure 8:15. Got it? Similarly so on B and C.
Plot and interpret the distance time graph for the train, assuming that its motion between any two stations is uniform. Okay. Activity: Feroz and his sister Sania go to school on their bicycle. Both of them start at the same time from their home but take different times to reach the school, although they follow the same route. Table 7.5 show the distance traveled by them in different times. Here is table 7.5, distance covered by Feroz and Sania at different times on their bicycle. Okay, here is time, a distance of Feroz or distance of Sania traveled in kilometer. ये टाइम, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फिरोज इन किलोमीटर. हेयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सानिया इन किलोमीटर. नो, प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर देयर मोशंस ऑन द सेम स्केल एंड इंटरप्रेट. ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन. नो, वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity. Okay, acceleration during motion and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equation known as the equation of motion. Got it? For convenience, a set of 3 such equations are given below. V equal to u plus at, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू ए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ओके, हेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a for time t, and v is the final velocity and s is the distance traveled by the object in time t. Equation 7.5 describe the velocity time. Equation 7.5 describe the velocity time graph. तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है, तो इसको 7.5 वाले को ध्यान रखना है. नेक्स्ट 7.6 रिप्रेजेंट्स द पोजीशन टाइम रिलेशन. 7.6 जो है पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन को डिनोट करता है. 7.6 ये एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला. एंड इक्वेशन 7.7 विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड वेलोसिटी. पोजीशन और वेलोसिटी को बताता है 7.7 वाला इक्वेशन. 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ओके, can be obtained from 7.5 and 7.6 by eliminating t. These 3 equation can be derived by graphical. यदि ये इक्वेशन में 7.5 और 7.6 को t को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब हटा देंगे, तो इसका ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. गॉट इट? नो, वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, when the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. The change in the velocity could be due to change in its magnitude or the direction of the motion or both. Okay, can you think of an example when an object does not change its magnitude of velocity but only its direction of motion? Okay, A. Rectangular track, B. Hexagonal track, C. Octagonal shaped track, A. Circular track. Figure 7.8. The motion of an athlete along closed track of different shapes. Okay, let us consider an example of the motion of a body along a closed path. Figure 7.89. A. So the path of an athlete along a rectangular track ABCD. Let us assume that the athlete runs at a uniform speed on the straight part AB, BC, CD and DA of the
track. In order to keep himself on track, he quickly changes his speed at the corners. How many times will the athlete have to change his direction of motion while he completes one round? It is clear that to move in a rectangular track, once he has to change his direction of motion 4 times. Now suppose instead of a rectangular track, the athlete is running along a hexagonal shaped path A, B, C, D, E, F, as shown in figure 7.8b. In this situation, the athlete will have to change his direction 6 times while he completes one round. Okay. What if the track was not a hexagon but a regular octagon with 8 equal sides as shown by figure A, B, C, D, E, F, G, H in figure 7.8c? It is observed that as the number of sides of the track increases, the athlete has take turns more and more often. What would happen to the shape of the track? As we go on increasing the number of the sides indefinitely, if you do this, you will notice that the shape of the track approaches the shape of a circle and the length of each of the sides will decrease to a point. If the athlete moves with a velocity of a constant magnitude along the circular path, the only change in his velocity is due to the change in the direction of motion. The motion of the athlete moving along a circular path is therefore an example of an accelerated motion. Okay. We know that the circumference of a circle of a radius r is given equal to 2 pi r. If the athlete takes t seconds to go once around the circular path of radius r, the speed v is given by v equal to 2 pi r by t. Got it? When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. Here is a 7.8. The motion of an athlete along a closed track of a different shapes: a rectangular track, hexagonal, octagonal shaped track, a circular track. Got it? Here activity: take a piece of thread and tie a small piece of a stone at one of its ends. Move the stone to describe a circular path with constant speed by holding the thread at the other end, as shown in figure 7.9. 7.9. A stone describing a circular path with a velocity of constant magnitude. Okay. Now, let the stone go by releasing the thread. Can you tell the direction in the which the stone moves after it released? Okay. By repeating the activity for a few times and releasing the stone at different position of circular path, check whether the direction in which the stone moves remain the same or not. यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि यदि हम एक पत्थर को, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया, एक पत्थर को बांध के एक सर्कुलर पाथ की तरह यदि मूव करते हैं तो एक सर्कुलर पाथ तो बन रहा है, लेकिन यदि इसको रिलीज करना चाहेंगे तो यदि हम मूव कर रहे हैं तो ये किस डायरेक्शन में रिमूव होगा? तो हो सकता है यदि यहाँ पे ये पत्थर आया, यहाँ पे यदि रिलीज किए तो इधर आएगा, यदि यहाँ पे किए तो इधर जाएगा। तो ये डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। गॉट इट? इफ़ यू केयरफुली नोट ऑन being released, the stone moves along a straight line tangential
to the circular path. This is because once the stone is released, it continues to move along the direction it has been moving at that instant. This shows that the direction of motion changed at every point when the stone was moving along the circular path. Okay. When an athlete throws a hammer or a discus in a sports meet, she holds the hammer or the discus in her hand and gives it a circular motion by rotating her own body. Once released in the desired direction, the hammer or discus moves in the direction in which it was moving at the time it was released, just like the piece of stone in the activity described above. Okay. There are many more familiar examples of objects moving under uniform circular motion, such as the motion of the moon and the earth, a satellite in a circular orbit around the earth, a cyclist on a circular track at constant speed, and so on. Okay. Now we will discuss about what you have learned. Okay. Motion is a change of position. It can be described in terms of the distance moved or the displacement. Okay. The motion of an object could be uniform or non-uniform depending on whether its velocity is constant or changing. Okay. The speed of an object is the distance covered per unit time and velocity is the displacement per unit time. Okay. The acceleration of an object is the change in velocity per unit time. Okay. Next, uniform and non-uniform motion of object can be shown through graphs. Okay. Next, the motion of an object moving at uniform acceleration can be described with the help of following equation, namely v equal to u plus at s बराबर ut plus half at square to as बराबर v square minus u square, where u is initial velocity of the object which moves with uniform acceleration a for time t, v is the final velocity and s is the distance it travelled in time t. Okay. If an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. Got it? So friends, here is a window for my class. So friends, thank you so much. Thank you for watching this video.